This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&J Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Maiman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahria Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Maiman Gujarati Movement. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर हिरानीज़ बुम्बिया और आप देख रहे हैं सेहतमंद रमज़ान। रमज़ान जैसे ही शुरू होता है हमारे दिमाग में जो मुख्तलिफ़ सवालात होते हैं उसके लिए हमने ये प्रोग्राम तकमील दिया है। आज की हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर रुबीना हुसैन, जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन हैं, और ये आज हमें मुख्तलिफ बातें बताएंगी कि प्रेगनेंसी के हवाले से हमें रमज़ान कैसे गुजारना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रुबीना, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर रुबीना, आपको यहाँ बुलाने का सबसे अहम मकसद ये है कि रमज़ान जैसे ही शुरू होता है जो हमला ख़वातीन होती हैं उनके दिमाग में मुख्तलिफ़ सवालात होते हैं कि हमें रोज़ा कैसे रखना है, रोज़ा रखना है नहीं रखना है, और उस हवाले से हमें मुख्तलिफ़ हर किसी की अपनी अपनी एडवाइसेज़ हो रही होती हैं। तो मैं चाहूँगी क्योंकि आप प्रोफेशनल हैं तो इस बारे में हमें बताएँ कि हमला ख़वातीन को कब रोज़ा रखना चाहिए, कितने महीने तक रोज़ा रख सकती हैं और उनको क्या करना चाहिए कि उनको इसमें बेनिफिट हो। देखिए, रमज़ान में पहले तो आप फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ प्रेगनेंसी समझ लें कि प्रेगनेंसी में वैसे ही इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है तो प्रेग्नेंट वुमेन आप प्रोन टू कि शुगर लेवल गिरने का उनको ख़तरा होता है। और फिर आप भी नेफ्रोलॉजिस्ट हैं डिहाइड्रेशन का, तो जितनी स्टडीज़ हुई हैं उसमें कुछ स्टडीज़ ने ये बताया है कि जिन प्रेग्नेंट औरतों ने रोज़ा रखा था उनका बेबी का बर्थ विद प्लेसेंटल छोटा था, लेकिन कुछ स्टडीज़ ने ये कहा कि नहीं, नॉर्मल था। तो ये बहुत ही इंडिविजुअल डिसीजन है। अगर उसको कोई मेडिकल डिसऑर्डर है, डायबिटीज़ है या कोई किडनी का है या कोई ब्लड प्रेशर है या इवन किडनी स्टोन है कुछ है, तो फिर तो उसको हम मना करते हैं। लेकिन अगर एक हेल्दी औरत है और उसको कोई कोमॉर्बिड्स नहीं है तो उसको हम कहते हैं हस्बे हिम्मत। अगर तुम्हारा स्टैमिना है, हिम्मत है तो रखो, और अगर नहीं है तो फिर नहीं, अल्लाह ने और आसानियाँ की हुई, आप बाद में रख सकते हैं। अच्छा, कुछ कहते हैं कि शुरू के महीनों में नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल मना कर देते हैं क्योंकि शुरू के महीनों में डिफ़िकल्टी सिर्फ आई थिंक ज़्यादातर यही होती है कि बहुत ज़्यादा नौजिया होता है या वॉमिटिंग्स होती है। बट अगर जिनको नहीं है नौजिया वॉमिटिंग्स तो क्या वो शुरू के महीनों में रख सकती हैं? ये बिल्कुल इंडिविजुअल डिसीजन है। अगर औरतें जो हैं वो उनमें हिम्मत नहीं है तो ना रखें। इसमें कोई शुरू बीच एंड का इतना रोल नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है शुरू के 3 महीने यूजुअली, सबको नहीं लेकिन यूजुअली मतली और वो ज़्यादा होती है तो उसमें ना रखे। तो लेकिन बिल्कुल इंडिविजुअल केस है। ठीक। अच्छा, आप किन ख़वातीन को कहेंगे कि बिल्कुल भी रोज़ा रखना उनके लिए सेफ़ नहीं होगा? जो हमारी प्रेगनेंसीज़ में होता है, जिस तरह के किसी को लो लाइन प्लेसेंटा होता है या जिनको ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाता है उसके अंदर, तो किन ख़वातीन को पर्टिकुलरली आप कहती हैं कि उनके लिए रखना, मतलब वो कुछ कहते हैं ना क्योंकि रमज़ान हो गया हमें रोज़ा रखना ही रखना है, बज़िद रखना चाहते होते हैं रोज़ा क्योंकि पूरे साल में एक बार आता है रमज़ान, पर किन ख़वातीन के लिए ये आप कहेंगे कि बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि वो रखें या वो अपनी तबीयत ख़राब कर सकती है इस हवाले से? देखिए, एक होता है एक्सेसिव वोमिटिव प्रेगनेंसी, हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरा, यानी जिनको बहुत ज़्यादा वैसी उल्टी हो रही है उनको तो रोज़ा रखेंगी तो वैसी मकरू हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी। तो जिनको मैं मेडिकल कंडीशन बताऊंगी जिसमें उनको नहीं रखना चाहिए। और अगर उनके बच्चे की ग्रोथ अफेक्टेड है, जैसे बच्चा IUGR है या वो है, बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री है, पहले बच्चे ज़ाया हुए हैं, तो इन लोगों को तो बहुत ही मोहतात होना चाहिए। और जिनको प्रीक्लेम्शिया का हो रहा होता है या डायबिटिक गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, उन गेस्टेशनल डायबिटीज़ को भी जो है ना बहुत मोहतात होना चाहिए। कोई भी मेडिकल डिजीज़ हो,
डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो या और कोई उनको अगर डिजीज़ हो तो उनको बाद में रख लें, या जो भी है प्रेगनेंसी से अवॉइड करें। ठीक है। अच्छा, ग़िज़ाई कमियां हमारी पॉपुलेशन में बहुत हैं, ख़ास करके ख़वातीन में, और अनीमिया इसमें सबसे ऊपर रेट करती है हमारी ख़वातीन में। प्रेगनेंसी जिस तरह होती है तो अनीमिया का रुझान ज़्यादा बढ़ जाता है इसमें। क्योंकि बच्चे को जो लेना होता है वो तो ले लेता है, बिल्कुल, तो माँ को तो 2 आदमियों का खाना होता है। ठीक है, तो उनमें अगर प्रेग्नेंट फीमेल में एनीमिया है तो उसके लिए आप क्या एडवाइस करेंगी कि उनको किस चीज़ की डाइट में किस चीज़ का इंक्रीज़ करना चाहिए ताकि वो बेहतर हो, और इसके अलावा और क्या सप्लीमेंटेशंस लेनी चाहिए कि वो बेहतर रहे? बहुत अच्छा सवाल है आपका। सबसे पहले तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि बहुत पहले ज़माने में कलेजी बहुत कहते थे अगर खून की कमी है, अब आजकल बैन है क्योंकि कलेजी में बहुत हाई विटामिन ए है। और 19 80s में स्टडीज़ हुई थी कि 2 औरतों ने ऐसे बच्चे पैदा किए जिनके मुंह सही बने हुए नहीं थे। फिर उन्होंने देखा क्या कॉमन था उन दोनों में, तो उन दोनों ने बहुत लिवर खाया हुआ था, तो उन्होंने माइस को हाई डोजेज ऑफ लिवर विटामिन ए दिया, तो उनके भी वैसे ही बच्चे हुए। तो पहला मैसेज तो ये है कि कलेजी प्लीज़ ना खाएं। प्रेगनेंसी में कुछ चीज़ें मना होती है, जैसे कलेजी, म्योनीज जिसमें कच्चा अंडा होता है तो लिस्टीरिया का बीमारी हो जाती है, तो सॉफ्ट चीज़ स्प्रेड्स, सुशी जो एक जापानीज है, ये चीज़ें मना करते, मछली, कच्चा अंडा, ये हेल्दी बैलेंस डाइट, एवरीथिंग इन मॉडरेशन। जिनको ऑलरेडी खून की कमी है उनको आयरन रिच डाइट, जैसे फर्स्ट क्लास प्रोटीन तो आपकी मुर्गी मछली हो जाएगी, और आप चुकंदर, खजूर, ये गर्म ठंडे का कॉन्सेप्ट मेडिकल साइंस में नहीं है, तो हेल्दी बैलेंस डाइट आप लें जो आयरन रिच, चीकू है, खजूर है। और आज ही एक पेशेंट कही थी कि मुझे वो सब रोक देते हैं कि ये गर्म है, ये ठंडा है, ये है, तो ये ऐसा नहीं है। बस हेल्दी बैलेंस डाइट रखें, हम जो भी सेहतमंद ग़िज़ा हज़म कर रहे हैं वो आप खाएं। स्पेशली आयरन रिच डाइट तो सबको पता है, खजूर, चीकू, चुकंदर, पालक, खजूर, तो जो आप उसमें से हज़म करें और जो आपको पसंद हो वो खाएं, जो ले सकें, जिसमें नौजिया ना हो, आपको उल्टी का ख्याल ना आए, वो आप ले सकते हैं। ठीक है, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हमें क्या क्या लेना चाहिए, अपनी ग़िज़ा में क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए जिससे हमारी प्रेगनेंसी में और अनीमिया में, और ये सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि हमला ख़वातीन ये चीज़ें लें, जिन जिन लोगों में खून की कमी है वो भी इस चीज़ का इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में ताकि उनकी भी खून बढ़ सके। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि जब हमल शुरू हो जाता है तो ख़वातीन को वर्जिश का बिल्कुल मना हो जाता है, ठीक है, और वो फिर गेन करती हैं वेट, एक तो प्रेगनेंसी के हवाले से गेन करती हैं, फिर दूसरा वो जो खाने पीने की वजह से या गलत खाने पीने की वजह से कहना चाहिए, उसकी वजह से वेट गेन करती हैं। तो उसमें हमें वर्जिश का क्या रोल है प्रेगनेंसी में? देखिए, बिल्कुल बेड रेस्ट तो बल्कि नुकसानदेह है, अनलेस कोई बहुत ही उसकी ख़तरनाक मिसकैरेजेस की बहुत ज़्यादा हिस्ट्री हो। बिकॉज पहले ज़माने में तो कहते थे पैर ऊपर करके बैठो और बेड पहन लो, ये तो बिल्कुल ऑब्सोल्यूट थ्योरी हो गई है। आप जो हैं वो आप कम से कम वॉशरूम, कितना ही कुछ हो आप वॉशरूम तो जाए ना, अदरवाइज तो फिर आपको डीवीटी हो जाएगी, क्लॉट्स बन जाएंगे, तो थोड़ी मोबिलिटी तो वैसे ही है। लेकिन एक्सरसाइज तो बल्कि हमल में करनी चाहिए हस्बे हिम्मत। कुछ ख़ास एक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, थोड़ा टाइम निकाल के, ताकि आपका खाना भी हजम हो। मतलब हर औरत को अपनी लिमिटेशन खुद डिसाइड करनी है, जो वो कंफर्टेबल। हम तो बल्कि अपनी प्रेग्नेंट औरतों को पेरेंट क्लासेस के लिए भेजते हैं जो स्पेसिफिक एक्सरसाइज वो प्रेगनेंसी बताते हैं, तो बिल्कुल थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जो आप कंफर्टेबली कर सकते हैं वो आपको करनी चाहिए। एनएस प्लेसेंटा प्रीविया हो या कोई ऐसा बहुत हाई बीपी हो, ऐसी चीज़ें हो तो फिर मसला बनता है, फिर आप ज़रा सा टेक इट इजी हो जाते हैं, लेकिन आपको करनी चाहिए थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, तो ज़रूर करनी चाहिए। सही, तो हमने ये सीखा है कि एक्सरसाइज भी इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल ही बेड रेस्ट इज़ नॉट गुड फॉर अस। ठीक है। अच्छा, रोज़े के हवाले से मैं आपसे और पूछना चाहूँगी कि जैसे अगर हम रोज़े रखते हैं इसमें, ठीक है, और हमें अगर नौजिया वगैरह नहीं है, वॉमिटिंग नहीं है, तो हमने रोज़ा रख लिया, तो इफ्तारी में हम ऐसी क्या चीज़ें इंक्लूड करें अपनी डाइट में कि ये कि हमारी जो लॉन्ग आवर फास्टिंग होता है तो वो बेनिफिशियल रहे हमारे लिए? बिल्कुल, अगर रोज़ा रखा है और सेहतमंद और प्रेग्नेंट औरत है, कि प्रेग्नेंट औरतों को तो मरीज भी नहीं कहते हैं, शी इज़ पासिंग थ्रू हेल्दी पार्ट ऑफ अ लाइफ, तो नंबर 1 फ्लूइड इंटेक बहुत होना चाहिए। इफ्तार और सहर के दरमियान फ्लूइड इंटेक कितना ले ले, डिवाइड करके कि वो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो। आयरन की चीज़ें खाए, तली हुई चीज़ें ज़्यादा नहीं खाए क्योंकि वो अनहेल्दी होती हैं। गोश्त, सब्ज़ी, सब चीज़ें इन बैलेंस खाए, तो कोई ये नहीं है कि और ये गर्म ठंडे का काम नहीं करे, जो भी सेहतमंद है सब खाए।
सही। अच्छा, प्रेगनेंसी के अलावा हम जैसे अब पोस्टपार्टम की बात करते हैं, पोस्टपार्टम जो है एक ऐसा फेज़ होता है जिसमें एक फ़ीमेल फिजियोलॉजिकल चेंजेस से गुजर रही होती है और उसके साथ साथ वो बच्चे को भी देख रही होती है, तो उसमें भी कुछ मदर्स को बेबी ब्लूज़ भी होते हैं कि उनको डिप्रेशन भी हो रहा होता है, ये सब भी हो रहा होता है। तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि उन ख़वातीन को हमें किस तरह देखना चाहिए या उनके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, प्रेग्नेंट औरतों की रिक्वायरमेंट वही है जो ब्रेस्ट फीडिंग की है, और ब्रेस्ट फीडिंग औरतों की तो और वो है क्योंकि वो रातों को भी जाग रही है, बच्चा भी देख रही हैं, तो उनकी तो केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे आपने कहा पोस्टपार्टम ब्लूज, जब हार्मोन्स गिरते हैं तो कभी डिप्रेशन, कभी मूड स्विंग्स, फ्रॉम पोस्टपार्टम ब्लूज लाइड अप टू साइकोसिस हो जाता है, तो आपको बहुत उनका ख्याल करना होता है प्रेग्नेंट औरतों का। और ब्रेस्ट फीडिंग औरतों का भी बिल्कुल उनको रेस्ट दे दें, कोई बच्चा थोड़ी देर संभाल ले फिर उसको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए दे दें, तो उनको बहुत सपोर्ट की जरूरत होती है, इमोशनल एंड फिजिकल। ब्रेस्ट फीडिंग औरतों की रिक्वायरमेंट, बल्कि मैं कहूँगी कि बिल्कुल वही वाइटामिन लें, वही डाइट खाएं, वही फ्लूइड इनटेक लें। कम से कम 10 ग्लास फ्लूइड रिक्वायरमेंट है, जिसमें आपका पानी, जूस, सूप सब चीज़ें मिला के 10 ग्लास होने चाहिए, तो वो आप ले लें। और अगर यही ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स अगर रोज़ा रखती हैं तो उसमें कुछ कहते हैं कि हमें फीड कम हो जाएगा डे के टाइम पे, तो बच्चे की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, या हम उसके लिए किस तरह करें कि वो ख़वातीन किस तरह रोज़े रख सकती हैं जो ब्रेस्ट फीड करती हैं न्यू बॉर्न्स को, या समझें कि 3 से 4 महीने या 5 महीने का बच्चा हो गया है, तो फिर वो किस तरह रोज़े रखें कि उनकी ब्रेस्ट फीड कम ना हो और वो आराम से बच्चे का रोज़ा भी रख सकें और अपने बच्चे को फीड भी करा सकें? कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे ब्रेस्ट फीडिंग बढ़ जाए या कम होने से वो ना हो। अगर वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करेंगी तो और हेल्दी बैलेंस खाएंगी तो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कम होनी चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कम होनी चाहिए, इट शुड रिमेन ओके। कि अगर वो मतलब हिम्मत पे है बेसिकली। मैं तो एक जुमला बोलती हूँ, हस्बे हिम्मत। अगर आप कर सकते हैं आप करें, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो अपने आप को इतनी तकलीफ में डालने की जरूरत नहीं है, ऑल्टरनेटिव करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर रुबीना, आपने बहुत हमें हेल्प किया, हमें हमारे नाजरीन की नॉलेज बढ़ाने में बहुत साथ दिया। और जो है अब मैं कुछ आखिरी कुछ अल्फाज हमारे नाजरीन के लिए कि और मतलब क्या जो उनकी बेहतरी के लिए हो। मेरा आखिरी मैसेज यही है कि औरतें बहुत ही कीमती चीज़ हैं, उनका बहुत ख्याल रखें और उनको फुल सपोर्ट दें। ये नहीं है कि भी मर्द हैं तो मर्द खाना नहीं पका सकते, हेल्प नहीं कर सकते। दोनों को मिलजुल के और घर के फर्दों को बहुत अटेंशन देनी चाहिए, प्रेग्नेंट औरतों को, ब्रेस्ट फीडिंग औरतों को, और उनको मिथ्स और ये चीज़ों में नहीं कि भाई ये नहीं करो, ये नहीं खाओ, ये नहीं ऐसे करोगे तो ऐसे होता है, इससे बचाएं। थैंक यू सो मच। औरतों को खुद भी अपना ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर रुबीना, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और हमें इतनी अच्छी नॉलेज दी। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इस प्रोग्राम से आपको नॉलेज मिली होगी, हमला ख़वातीन के हवाले से भी और दूसरी बच्चियों और औरतों के सेहत के हवाले से भी। दिस इज़ मी डॉक्टर हिरानीज़ बूम्बिया साइनिंग ऑफ, इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।